चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा छोटा सा टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिकली छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन करेंगे किसी कोई जो हमारे पास मटेरियल है, इस मटेरियल मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कुछ दो चार छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को सिर्फ मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। सिर्फ मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इसी को आप बोल सकते हैं। यह है एक वेक्टर टर्म, ठीक है। नाम फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे पहले मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में बताता हूं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये है, जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है, भले ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, हमें इस बॉडी को मैग्नेटाइज करना है। ये अभी मैग्नेट नहीं है, शुरुआत में तो कोई भी मैग्नेट नहीं होता है, लेकिन इसको मैग्नेटाइज करना है। तो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए इसे जिस फील्ड के अंदर डालते हैं, दैट फील्ड इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब वो फील्ड जो इसको एक मैग्नेटिक, इसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दे, उस फील्ड को क्या नाम देंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो उसी फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? इसी को मैं दूसरे शब्दों में आपको ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं कि देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है ना। जैसे एयर के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, रिंग की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स समथिंग समथिंग लिखते हैं। कहां पर? एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में। और किसी मीडियम के अंदर ये म्यू टाइम्स ऑफ समथिंग समथिंग हो जाता है। दिस म्यू इज परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, जहां ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर है, ये इन मीडियम है। लेकिन हम लोग जैसे एक दूसरा टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं जो मीडियम डिपेंडेंट ना हो, जो मीडियम पर डिपेंड करे ही ना, तो दैट टर्म इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या जस्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये H हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो H वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू B वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। किसके लिए? एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। और दिस H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर बाय म्यू या म्यू नॉट इंटू म्यू आर, किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम। ठीक है, ओके। तो डिफाइन करना है तो आप ऐसा डिफाइन कर लीजिए कि इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट परमियाबिलिटी, पर यूनिट परमियाबिलिटी। ठीक है, क्या ये मीडियम पर डिपेंड करता है? नहीं, इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। मैंने इसका लिटरली मतलब आपको समझा दिया, ये किस चीज का मेजरमेंट है। ये किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करने के लिए जिस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में आप रखते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और उसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ये मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसके लिए ऐसा यूनिट, जिसके लिए ऐसा यूनिट क्या होगा? तो एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसके लिए एम्पियर पर मीटर होगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, सॉरी मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन गलती से बोल दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं सुनिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसी करंट कैरिंग
सॉलिनॉइड के लिए। तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है, ये क्या है, एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है, ठीक। और इस सॉलिनॉइड के अंदर एयर है, सॉलिनॉइड के लिए, सॉलिनॉइड के अंदर क्या है, एयर है। सॉलिनॉइड के लिए टर्न डेंसिटी n है, सॉलिनॉइड में फ्लो होने वाला करंट I है। तो यहां पे यदि मैं आपसे पूछूं कि अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू NI, ठीक है। तो मैंने बोला एयर के केस में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, दैट H इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, यानी H का एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, N इंटू I आ चुका है, ठीक है। H क्या है, तो H इज इक्वल टू N इंटू I के बराबर है। फिर से देखिए, इसी सॉलिनॉइड के अंदर, ये वाली बात समझ आ गई, इसी सॉलिनॉइड के अंदर कल को मैं ऐसा कर दूं कि ये हमारे पास एक सॉलिनॉइड है और इस सॉलिनॉइड के अंदर कुछ मीडियम है, एयर नहीं है, कोई मीडियम। अब ये मीडियम डायामैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, या फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। अब मैं बोलूं कि यहां पर अभी B लिखिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, तो अभी जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो म्यू टाइम्स ऑफ NI है, या इसी को आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर टाइम्स ऑफ NI लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अभी यहां पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H है दैट इज B डिवाइडेड बाय म्यू होगा, या B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। तो इसकी वैल्यू फिर से H की वैल्यू कितनी है, H इज स्टिल इक्वल्स टू N इंटू I के बराबर ही है। H अब भी कितना है, N इंटू I के बराबर ही है। आगे बात समझ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं बायोट सेवर्ट लॉ का ले लूं कि ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर में ये हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इधर किसी पॉइंट P पर, जो यहां से R डिस्टेंस की दूरी पर है, ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट P पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की छोटी सी वैल्यू होगी दैट इज DB, वो DB कितना होगा, तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन ऑफ थीटा बाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यदि यहां पर आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन करना है H, तो दैट इज इक्वल टू ये DB बाई म्यू नॉट होगा, यानी अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी I DL साइन थीटा बाई 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। और यदि यहां पे हम लोग कोई एक मीडियम फिल कर दें दूसरे सिचुएशन में कि ये हमारे पास वही करंट कैरिंग वायर है I, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है DL, ये कोई पॉइंट था P, और ये यहां कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है, मीडियम, ये वही R है, ये वही एंगल थीटा है। तो अब जो आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे DB, वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो अब ये मीडियम आ गया, तो यहां पर जो अब आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो अब आप डिफाइन करेंगे वो H इज इक्वल टू DB बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा, ठीक है। तो अब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अब भी इसकी वैल्यू I इंटू DL इंटू साइन थीटा बाई 4 पाई R स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। तो ये हमारा अगला टर्म है, नाम काफी ज्यादा सिमिलर है। ये दूसरा टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे डिनोट करेंगे I वेक्टर से। किससे, I वेक्टर से, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है ये सुनिएगा कि ये हमारे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल शुरुआत में मैग्नेटिक नहीं था, ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है, डायामैग्नेटिक हो सकता है, या फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। ये शुरुआत में मैग्नेटिक नहीं था। इसको आपने क्या किया, तो इसको किसी बाहर से आने वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे रख दिया। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने की वजह से इसके अंदर
कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया। मतलब इसके जो एटम्स होंगे वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेंगे। अब इसका बनने वाला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो सकता है ये इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो या इससे अपोजिट दिशा में हो। तो इसने भी क्या किया है, इसने अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर लिया है। कब? जब आपने इसे किसी बाहर से आने वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तब। तो इस सब्सटेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम लोग डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करेंगे एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जैसे हमें कंपेयर करना हो, मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों को आपने सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और हमें देखना है कि कौन स्ट्रॉन्गर इंड्यूस्ड मैग्नेट या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो इसके कंपैरिजन के लिए हम लोग ये वाला टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कि एक यूनिट वॉल्यूम में जिसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ज्यादा तगड़ा बनेगा, उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो वो वाला सब्सटेंस अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से मैग्नेटाइज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि दो बॉडी को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देख लीजिए। जिसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा बड़ा है, मतलब डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज हुआ है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सिंपल। तो इसको मैं स्टेट कर देता हूं, लिखिएगा कि इट इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of a body when placed in external magnetic field, when placed in external magnetic field। ठीक है, अगली बात, ये भी एक वेक्टर टर्म है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके लिए डायरेक्शन इज अलोंग इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। जिधर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा उधर ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, यानी इसके लिए भी तो ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर ही है। ऐसा यूनिट या डायमेंशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक जैसा ही होता है। चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको एक बात बताता हूं कि यदि आपको एक बार के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी बार मैग्नेट के लिए डिफाइन करना हो, फॉर बार मैग्नेट, जैसे देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है। ठीक है, इस बार मैग्नेट को आपने ऐसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसा आ गया। इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो यदि ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर बना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर इसका नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है और यहां पर इसका पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ से पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की तरफ होती है। इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया एक बार के लिए A मान लेता हूं और इसकी लेंथ L मान लेता हूं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैं लिख लूंगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और वॉल्यूम हम लोग लिख लेंगे एरिया इंटू लेंथ। L से L कैंसिल आउट हो गया, तो ये M/A हो गया। M क्या है? M है पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी बार मैग्नेट के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया होता है। चलिए, तो फिर से सुनिए, हम लोग अब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये लीजिए, ये हमारे पास कोई एक डायामैग्नेटिक बॉडी है। इस डायामैग्नेटिक बॉडी को आपने क्या किया है, ये ऐसे बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा। तो हमें पता है डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो ये अपना छोटा 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 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बताइए ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करता है। ठीक है, तो इन सभी छोटे 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 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को यदि आप जोड़ देंगे तो यही आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा इस बॉडी का। ठीक है, और इसके लिए जो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करेंगे वो यही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अब यहां से हमें क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम एज एम वेक्टर है, और ये जो एम वेक्टर है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो एंटी पैरेलल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी डायामैग्नेटिक बॉडी के लिए एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए जो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देख लेते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पर यदि आपसे कोई पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से तो छोटी होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक्सटर्नल से बड़ा या छोटा, छोटा। ठीक है ना, तो इसके बाद यदि यही काम मैं किसी पैरामैग्नेटिक बॉडी के लिए आपसे पूछूं तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, तो पैरामैग्नेटिक में ये जैसे हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, ये बी एक्सटर्नल। तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मेशन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। फिर से इन्हीं छोटे 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 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स को यदि आप जोड़ देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सॉरी, इन्हीं छोटे 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 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को सम कर देंगे तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो फिर से वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो वही होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन मैं आपको यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और इस बॉडी के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी होगी। ठीक है, अब जैसा सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर है बिल्कुल वैसा ही या उसी नेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर है। जैसे यहीं पे मैं लिख देता हूं कि फॉर फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिज्म याद है ना, लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने डिफाइन किया है, इसके बारे में डिस्कस किया है कि फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है। तो जैसे ही आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में लगाया तो इसके अंदर जो इसके डोमेन्स हैं वो डोमेन्स
इसी डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में डोमेन्स अलाइन होंगे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, बस इसमें क्या है कि छोटे छोटे ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बहुत सारे एटम्स एक ही सेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैरी करते हैं, जिसको डोमेन कहते हैं। तो ये सारे के सारे डोमेन्स एक ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से यहां पर भी आपका ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां पर भी वही चीजें, बस डायामैग्नेटिक में उल्टा था इसका। ठीक है, हाँ यहां पर अलग बात है कि ये जो एक्सटर्नल, अब जो इसके अंदर बनने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा खुद में। ठीक है, इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर बनने वाली जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी होगी तो एक्सटर्नल के ही डायरेक्शन में, लेकिन बहुत तगड़ी होगी तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख ही लेते हैं। तो ये सुनिएगा कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या चीज, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई वेक्टर लिख सकते हैं। चाहे वो बॉडी पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, उसके अंदर बनने वाली जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर होता है। ये म्यू नॉट तो याद है ना, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, जो भी ऐसा यूनिट है वो। ठीक है, तो सुनिएगा मेरी बात, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक बार डायामैग्नेटिक के बारे में, और इधर की साइड में पैरामैग्नेटिक के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये बॉडी है डायामैग्नेटिक, इसके ऊपर हम लोगों ने लगाया ऐसा सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से ये बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी नॉट। ठीक है, और इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में बना है ना। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास आया बी इंड्यूस्ड, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, या इसी डायरेक्शन में आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था। तो मैं बस इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बी इंड्यूस्ड है, बी इंड्यूस्ड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नेट। तो बी नेट इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल माइनस टाइम्स ऑफ बी इंड्यूस्ड है, यानी कि बी एक्सटर्नल इज बी नॉट माइनस टाइम्स ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, ये है आपके पास बी नेट, ये है आपके पास बी नेट। वेयर एज पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, तो ये हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक बॉडी है, ये हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक बॉडी है, यहां पे हम लोगों ने ऐसा सा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी नॉट। तो यहां पर अब इस डायरेक्शन में आप बोल दीजिए ये हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, या ये हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इसी दिशा में है। तो अब इसके अंदर यदि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो हम लोग बस बी नॉट लिख ही रहे हैं, और इंड्यूस्ड को म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई लिख देंगे। ये हमारे पास बी नेट हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिए। ये तो नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या आप इसी चीज को कह सकते हैं दिस इज रिलेशन बिटवीन बी वेक्टर एंड एच वेक्टर। बी आपका मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया और मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि एच वेक्टर हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए आइए देखते हैं। तो एक बार के लिए मैं वैक्यूम में बात करता हूं सबसे पहले। कहां, वैक्यूम में।
वैक्यूम या फ्री स्पेस में, ठीक है। तो फ्री स्पेस में ऐसा है कि ये मान लेते हैं हमारे पास ऐसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी नॉट। अब वैक्यूम में तो कोई एटम ही नहीं है, एटम ही नहीं है तो उसका कुछ मतलब उसके अंदर हम लोग कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वैक्यूम या फ्री स्पेस में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। भाई कोई एटम होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो उसका मोशन होगा, और मोशन होगा तभी तो वो चाहे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपना खुद का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो यहां पर अभी कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि कोई एटम ही नहीं है। तो अभी यदि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात सही है। तो बी एक्सटर्नल हम लोगों ने कितना लिखा है, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लोगों ने जस्ट बी नॉट लिख दिया है, ठीक है। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसी नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं जैसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी के लिए कितना है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी है ही नहीं, ठीक। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये मेरे पास बी नेट। अब ये सुनिएगा कि ये जो बी नॉट है, इस बी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, तो दिस बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ हमारा एच वेक्टर, ओके। तो ये है बी नेट, यानी अभी के लिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नेट बाई एच बोल दीजिए, ठीक। ये समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोई दूसरा एटम ना होने की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने जीरो लिखा है, और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अभी के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एयर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच के बराबर, ठीक। तो यहां से आप चाहें तो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नेट बाई एच के बराबर ऐसा लिख सकते हैं। अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार के लिए किसी दूसरे मीडियम में बात करते हैं। देखिए इधर ही बात करते हैं कि नेक्स्ट 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 ऐसा है कि अब यहां पर कोई मीडियम, ये क्या है, कोई एक मीडियम, मीडियम इस मीडियम में कुछ एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं। तो अब यहां पर जब हम लोग अपनी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये हमारे पास बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू अब भी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, मतलब चलिए एक बार के लिए बी एक्सटर्नल को मैं ऐसा लिख देता हूं, ये जो बी एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वही है, बी नॉट के बराबर है। जैसे ही यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मीडियम में आप लगा रहे हैं, तो इसके एटम्स अपने आप को या तो इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे या इससे ऑपोजिट, मतलब अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो इसी डायरेक्शन में या इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हाँ या ना, आएगा ना। तो अब यहां पर अब यदि आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है भाई। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट और इंड्यूस्ड, एक बार के लिए ऐसा ही लिखता हूं, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे, चलिए यही लिख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी हम लोगों ने लिखा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है ना। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख रहे हैं हम लोग, तो दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच वेक्टर लिख रहे हैं, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई वेक्टर। तो किसी मीडियम के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। बस एक छोटी सी बात है जो शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच कैसे हो गया, ये सोच रहे हैं क्या। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई एक सोलेनॉइड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स एन आई ही होगा ना। तो वही एन आई तो हमारा एच होता है, मतलब म्यू नॉट के अलावा जो भी टर्म्स होता है वही हमारा एच वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने म्यू नॉट एच लिख दिया है, ये वाली बात सही है। अब सुनिएगा,
आप ऐसा भी सोच सकते थे कि एक काम करते हैं कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है मीडियम के अंदर, जो आप लिख रहे हैं एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड, इसको सीधा सीधा इस स्टाइल से क्यों नहीं लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, किसी मीडियम के अंदर है ना, तो किसी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज उस मीडियम की परमियाबिलिटी म्यू इनटू वहां पर एच वेक्टर। ऐसे ही तो एच डिफाइन किया था, ठीक। तो दिस इज सेम एज म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर, ठीक है। ओके तो ये लीजिए, इसके आगे का किधर लिख दूं, इसके आगे का मैं यहां लिख दूं कि आप इस म्यू को क्या लिख सकते हैं, तो म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सॉरी म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। तो म्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक और रिलेशन है, आप चाहें तो ये भी याद रखिएगा कि म्यू आर इंटू एच वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। मतलब कि रिलेटिव परमियाबिलिटी इंटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक दूसरा छोटा सा टर्म, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ये शाई से डिनोट करते हैं, इसे शाई पढ़ते हैं, शाई, CHI, शाई, ठीक है। सुनिए, जैसे ये कोई सा भी मीडियम है आपके पास, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इस मीडियम में आपने कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाया, क्या लगाया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, और इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लगाए जाने की वजह से इसके डाइपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस होना या अलाइन होना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो जब आप H यूनिट की मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाते हैं तो बॉडी में I यूनिट का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, ठीक है। या ऐसे देख लीजिए कि H यूनिट की मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाते हैं तो बॉडी में I यूनिट का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, ठीक है। तो यदि आप 1 यूनिट की मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाएं तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा वो I बाई एच के बराबर होगा, और यही I बाई एच आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। यही I बाई एच क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। I इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ H होता है। तो ससेप्टिबिलिटी का लिटरली मतलब समझ रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी का सिंपली मतलब ऐसा हो गया कि जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी में, मतलब यहां से हम लोगों ने जो रिलेशन लिखा है, मैं इसको इधर ही लिखता हूं, यहां से जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा है वो I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ H, ठीक। तो लेट से ये बॉडी कोई एक ऐसी बॉडी है जिसमें आपको H काफी कम लगाना पड़ा, H की वैल्यू बहुत स्मॉल है, H की वैल्यू कैसी है, स्मॉल, मतलब कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपका बहुत छोटा है। उसके बावजूद इस बॉडी के अंदर के जो इसके एटम्स हैं वो ज्यादातर जो इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो काफी बड़ा आ गया, ऐसा हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि H कम लगाने पर भी ज्यादा से ज्यादा इसके जो एटम्स हैं या इसके जो डाइपोल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मतलब कि ये बॉडी ज्यादा प्रोन है मैग्नेटाइज होने के लिए, मतलब कि इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है, ज्यादा है, इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है, ज्यादा। यदि H स्मॉल है और इसके बावजूद यदि I ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी हाई है, तो ज्यादा प्रोन है मैग्नेटाइज होने के लिए, ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो कि आपने H बहुत लार्ज लगाया, H अच्छा खासा मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाया, फिर भी आपके पास यदि I की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाने पर, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाने पर भी इसके डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी डाइपोल मूवमेंट बहुत छोटा मोटा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस बहुत कम प्रोन है मैग्नेटाइज होने के लिए, वो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होना चाहता है, तो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी छोटी है।
तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसी ससेप्टिबिलिटी के बारे में। ठीक, चलिए तो ससेप्टिबिलिटी में फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एक बार के लिए कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बॉडी की ससेप्टिबिलिटी कैसी कैसी है। ठीक है, तो ये यदि हमारे पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये यदि हमारे पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें हम लोगों ने H वेक्टर तो इधर लगाया है, सॉरी इसमें हम लोगों ने तो H वेक्टर इधर लगाया है, और जो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो बना था वो तो H से अपोजिट था, है ना, H से अपोजिट था। तो H से अपोजिट था यानी कि ये बात जस्ट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये I और H एक दूसरे के पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल है। I वेक्टर और H वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी है ये ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, वेयर एज पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है इसके लिए आपने H वेक्टर भी ऐसा लगाया और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इधर आया। तो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H वेक्टर यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट लिखिए लास्ट, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी का मतलब तो पता है ना, रिलेटिव परमियाबिलिटी कहने का मतलब म्यू आर, जिसका मतलब होता है परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस के मुकाबले उसकी परमियाबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिखता हूं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि ये मेरे पास कोई एक मीडियम है, मतलब कोई एक मैग्नेटिक बॉडी है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर हम लोगों ने ये ऐसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और फिर इसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर हम लोगों ने नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यही लिखा ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने लिखा था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H वेक्टर, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने लिखा था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I वेक्टर। ठीक है, और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर नेट, तो मैं कह रहा था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख लेते हैं म्यू टाइम्स ऑफ H वेक्टर। ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ H वेक्टर, ऐसा। ठीक है, ये म्यू इस मीडियम की परमियाबिलिटी है। फिर इसी म्यू को अगले स्टेप में हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस, ये ऐसा लिख लें कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H प्लस I। ठीक है, ये म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो जरा देखिए यहां से ये रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर क्या आ रहा है, तो दिस इज H बाई H प्लस I बाई H। तो H बाई H तो हमारा कितना हो गया 1, तो ये लीजिए ये रिलेशन आ गया कि रिलेटिव परमियाबिलिटी इज 1 प्लस I बाई H। हम लोगों ने अभी अभी क्या डिफाइन किया, तो I बाई H इज ससेप्टिबिलिटी, I बाई H क्या है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, I बाई H ससेप्टिबिलिटी। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि रिलेटिव परमियाबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहां से मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूं, देखिए यहां से हम लोग एक छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि मैं वैक्यूम के बारे में बात करूं, यदि मैं वैक्यूम के बारे में बात करूं तो वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी 0 होती है, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई एटम ही नहीं है, उसके अंदर क्या ही इंटेंसिटी और मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी या क्या ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसके लिए ससेप्टिबिलिटी कितना है, 0 है। यदि ससेप्टिबिलिटी 0 है तो उसके लिए फिर रिलेटिव परमियाबिलिटी 1 होगा, है ना। या ऐसे ही देख लीजिए कि ये म्यू भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। ठीक है,
और जो पैरामैग्नेटिक बॉडी है, तो पैरामैग्नेटिक बॉडी के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता तो है लेकिन काफी छोटा ही होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है। लेकिन जो तीसरे टाइप की बॉडी दैट इज फेरोमैग्नेटिक बॉडी है, तो फेरोमैग्नेटिक बॉडी के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो लार्ज एंड पॉजिटिव होता है। ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव होने की वजह से जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो भी काफी बड़ा हो जाता है। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक बॉडी है उसके लिए ससेप्टिबिलिटी छोटा है, भले ही पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, तो इसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कैसा होगा? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी स्मॉल एंड पॉजिटिव ही होगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए। तो हमारा अगला सवाल है, पहला सवाल है ये कि परसेंटेज चेंज बताना है किस चीज के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब स्पेस बिटवीन आइडियल सोलेनॉइड इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम, जिसके लिए ससेप्टिबिलिटी दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा है कि ये लीजिए, ये कोई एक आइडियल सोलेनॉइड मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये आइडियल सोलेनॉइड, तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर शुरुआत में मान लेते हैं एयर। एयर है तो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? तो इस सोलेनॉइड के अंदर वाले स्पेस को फिल कर दिया, किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से, ये एल्यूमिनियम है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आई लिखेंगे। मीडियम चेंज हो गया ना, म्यू नॉट एयर के लिए था, म्यू किसके लिए है? मीडियम के लिए। इस मीडियम के लिए म्यू को क्या लिख सकते हैं? तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई, क्योंकि मैंने जैसा बताया रिलेटिव परमिएबिलिटी इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस होता है। ठीक है, अब अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो इसको आप क्या लिख लेंगे? दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ एन आई, यानी दिस इज म्यू नॉट एन आई प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एन आई। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लेट से बी डैश है, बी डैश, तो परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी डैश माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इंटू 100। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया? साई म्यू नॉट एन आई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये एक म्यू नॉट यहां पे भी तो होगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? तो दिस इज साई टाइम्स ऑफ 100, यानी कि दिस इज 2.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इज 2.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3%। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा? तो सवाल यह है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक ही चीज है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी H की वैल्यू है 1500 एम्पियर पर मीटर, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है। अच्छा, फ्लक्स वैसे तो अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फ्लक्स क्या होता है? तो सेम जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, तो यहां मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू ए के बराबर। तो उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके पास 2.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 वेबर, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा गया है परमिएबिलिटी बताओ, ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी बताओ। ठीक, चलिए तो एक बात बताइए कि ये फ्लक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? B इंटू एरिया ए के। तो B की वैल्यू किसके बराबर आ गई? फाई डिवाइडेड बाई एरिया ए। फाई है 2.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 होगा।
ये पॉइंट पॉइंट उड़ गया, इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो दिस इज 24/5 इंटू 10⁻⁻⁻1। ठीक है, ये क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी। ठीक है, परमियाबिलिटी, तो परमियाबिलिटी कैसे लिखें, पहले पार्ट के लिए परमियाबिलिटी के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू परमियाबिलिटी टाइम्स ऑफ H होता है ना। B इज इक्वल टू क्या होता है, परमियाबिलिटी टाइम्स ऑफ H होता है। तो परमियाबिलिटी इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई H। B है 24/5, ये नीचे लिखूंगा तो 10 लिख दूंगा ना, हाँ ठीक है, बाई 1500। बताइए कितना आया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ससेप्टिबिलिटी कैसे लिखें बताइए। हाँ, तो ससेप्टिबिलिटी के लिए हम लोग ये कर लेते हैं हाँ, ससेप्टिबिलिटी के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि ये म्यू है, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी लिख लें म्यू आर। ठीक है, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है, और रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर -1 हो जाएगा। म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये म्यू है हमारे पास तो ये आया था हमारे पास 32 इंटू 10⁻⁻⁻5। ठीक है, तो दिस इज 32 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का क्या आंसर है 253। चलिए ठीक है, तो मोर और लेस अगला सवाल भी हमारा वैसा ही है कि एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी यानी किसी मीडियम के लिए जो म्यू की वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, वो है 0.12 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, सॉरी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, फाइंड इट्स रिलेटिव परमियाबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है, यानी दिस इज 0.12 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.12 बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁴। तो ये काफी बड़ी वैल्यू है रिलेटिव परमियाबिलिटी की। बताइए मीडियम कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और इसके लिए क्या बोला फिर, ससेप्टिबिलिटी, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमियाबिलिटी -1 हो जाए। ठीक है, तो दिस इज 9.5 इंटू 10⁻⁴ -1। ठीक है, चलिए अगले सवाल में क्या है कि एक सोलेनॉइड है जिसके लिए टर्न डेंसिटी आपको बताया गया है। तो एक ऐसा सोलेनॉइड मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टर्न डेंसिटी, वो है 1000 का। यहां पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर की। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एयर नहीं है, इसके अंदर आयरन कोर है, कोई मीडियम है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बता दिया गया है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एरिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर का। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बता दिया गया है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो मैग्नेटिक फील्ड 3.14 टेस्ला है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा जा रहा है आई। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी तो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये बताइए
कि क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिख सकते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब एच इज इक्वल टू क्या होता है? तो एच इज इक्वल टू तो सिंपल अपना एन इंटू आई होता है। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि टर्न डेंसिटी, और ये कितना है? तो दिस इज इक्वल टू 1000 और करंट है 5, तो H इज इक्वल टू 5000। H कितना है? H है 5000। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि इसके अंदर यदि आपसे कोई पूछता कि मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये जो अभी वैल्यू दे रखी है, यदि आपको वो लिखना होता तो आप क्या लिखते? मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये सिंपली करंट कैरिंग टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर जो आयरन पड़ा हुआ है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का समेशन होता, यही होता है ना? ठीक है, तो इसे आप क्या लिखते हैं? दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, यही होता है ना? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। ठीक, तो यहां से यदि हम लोग ये म्यू नॉट ले लें बाहर, तो दिस इज एच प्लस आई इज इक्वल टू क्या है? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई की वैल्यू कितनी है? आई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस टाइम्स ऑफ एच के बराबर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए, पहले पार्ट के लिए ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये कितना हो गया? बी, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दिस इज 3.14 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 रेस टू दी पावर -7, तो ऊपर आ गया तो 7 माइनस टाइम्स ऑफ एच की वैल्यू है 5000। ठीक है, तो ये पाई से पाई गया, तो दिस इज 100/4, ये ऐसा लिख लूं, दिस इज 25 इंटू 10 रेस टू दी पावर 5 माइनस 5000। ठीक है, कि ये जो हमारे पास आई है, इसके दूसरे पार्ट के लिए ये रेस कर दूं, इसके दूसरे पार्ट के लिए पोल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। याद आ रहा है? अभी जस्ट किया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? पोल स्ट्रेंथ इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है हमारे पास 25 इंटू 10 रेस टू दी पावर 5 माइनस 5000 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा था 110 इंटू 10 रेस टू दी पावर -4। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो ऐसा ही टर्म्स में आ रहे हैं, ऐसा ही टर्म्स में आ रहे हैं, ऐसा यूनिट में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है हमारा अगला सवाल? अगला सवाल ये है कि एक आइडियल सोलेनॉइड है, ये है हमारे पास एक आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है? तो करंट है आपके पास 2 एम्पियर। ये करंट सोलेनॉइड के क्रॉस ऐसा चला, ऐसे बाहर आ गया। इस सोलेनॉइड के लिए जो टर्न डेंसिटी है वो 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? 50 इंटू 100, ये है टर्न डेंसिटी। सोलेनॉइड के अंदर एल्यूमिनियम कोर है, सोलेनॉइड के अंदर फिर से एयर नहीं है, क्या है? एल्यूमिनियम कोर है, जिस एल्यूमिनियम कोर के लिए ससेप्टिबिलिटी बता दिया गया है कि ससेप्टिबिलिटी इज 2.5 इंटू 10 रेस टू दी पावर -5। ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है, पॉजिटिव है। कौन सा मटेरियल है ये? पैरामैग्नेटिक। वैसे भी क्या एल्यूमिनियम लिख तो रखा है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है H। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सोलेनॉइड के अंदर एयर हो तब भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उतनी ही होगी जब सोलेनॉइड के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई सा भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ भी हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है। और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होता है? तो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू N इंटू आई। N यानी कि टर्न डेंसिटी है विच इज इक्वल टू 5000
इंटू करंट यानी कि कितना 2, तो दिस इज 10,000। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ गया एम्पियर पर मीटर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये कैसे निकालेंगे। दूसरे पार्ट के लिए आ चुका है आंसर इसका। तो देखिए यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी दे रखा है ना। तो ससेप्टिबिलिटी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई बाई एच। आई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये लीजिए, यहां से आई की वैल्यू किसके बराबर है, ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ एच। तो ससेप्टिबिलिटी है 2.5 इंटू 10 रेस टू दी पावर -5, और h है हमारे पास 10 इंटू 10 रेस टू दी पावर 3। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, तो दिस इज 0.25 ना, यही आ रहा है ना, ये भी एम्पियर पर मीटर ही होता है। ओके, चलिए तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दो रीजंस की वजह से है, एक तो मीडियम की वजह से और दूसरा ये करंट कैरिंग वायर यानी कि टर्न की वजह से है। तो वायर यानी कि टर्न की वजह से म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच, और इस मीडियम की वजह से म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई प्लस एच। म्यू नॉट हो गया आपके पास 4 पाई इंटू 10 रेस टू दी पावर -7। आई की वैल्यू है हमारे पास 0.25 और h की वैल्यू है हमारे पास 10,000। तो ये लीजिए, ये 4 पाई इंटू 10,000 नहीं, म्यूनॉट एन आई से तो सिर्फ आपके पास ये एच आएगा ना, और अंदर जो एल्यूमिनियम है उसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने म्यूनॉट आई से जोड़ दिया है। ठीक है, तो 4 पाई इंटू 1000.25 इंटू 10 रेस टू दी पावर -7 टेस्ला, ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिर उसके बाद ये रिलेटिव परमियाबिलिटी कैसे आएगा बताइए। तो रिलेटिव परमियाबिलिटी ऐसे आएगा कि रिलेटिव परमियाबिलिटी इज जस्ट इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। ससेप्टिबिलिटी कितना है 2.5, यानी दिस इज 1 प्लस 2.5 इंटू 10 रेस टू दी पावर -5। ये आंसर है। ठीक है।